हेलो स्टूडेंट्स, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर है आपका लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, इन दोनों बातों पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर बात करेंगे, जिन पर उम्मीद करती हूँ जो प्रीवियस हमारे चैप्टर्स थे वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। सबसे पहली बात, हम जो पॉलिटी है यानी कि जो राजनीति विज्ञान है वहाँ शुरुआत हो गई है आज से हमारी। और उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लोकतंत्र क्या और क्यों। तो लोकतंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं इसको भी देखेंगे। फिर लोकतंत्र ही क्यों, यानी कि शासन की ऐसी व्यवस्था जिसका नाम लोकतंत्र है वही सबसे ज्यादा क्यों एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा जानी जाने वाली या सबसे ज्यादा मानी जाने वाली शासन की यही व्यवस्था हमारे यहाँ पर क्यों है, इस पर बात करेंगे। एंड देन उसके बाद बात करेंगे कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ क्या है, यानी कि अगर बड़े स्तर पर देखें तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। सो पूरा ये चैप्टर हमारा लोकतंत्र, यानी कि हिंदी में तो लोकतंत्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम डेमोक्रेसी। इंग्लिश का टर्म भी आप लोग याद रखिएगा साथ में। डेमोक्रेसी के बारे में हमारा आज का पूरा जो ये चैप्टर है उससे रिलेटेड रहेगा, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए भी, जब आप 9th में हैं और आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब भी आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि लोकतंत्र क्या और क्यों, तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यवस्था है आज हमारे यहाँ पर या पूरे विश्व में लोकतंत्र। क्या है लोकतंत्र? एक शासन की व्यवस्था है। अब शासन क्या होता है? शासन जिसमें कोई सरकार जनता पर या हमारे यहाँ जो चीजें चल रही हैं उसे हम बोलते हैं बेसिकली शासन। यानी कि शासन वो है जिसमें एक कोई व्यक्ति होता है, एक कोई सरकार हो सकती है जिसके हिसाब से सारे लोग चल रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं शासन। तो लोकतंत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवस्था है और ये हमें क्या देती है? राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। हालांकि इसमें आर्थिक लोकतंत्र का अभाव रहता है, मतलब हमें लोकतंत्र के अंतर्गत आर्थिक लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा चुना गया शासन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र से जनता के शासन का बोध होता है। लोकतंत्र क्या है? तो वो ऐसा सिस्टम, ऐसा शासन जिसमें जनता का शासन होता है। इस शासन पद्धति में जनता ही सरकार का निर्माण करती है, जनता ही शासन का संचालन करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि इस शासन व्यवस्था में जो केंद्र में है वो कौन है? जनता। जनता ही क्या करेगी? सरकार का निर्माण करेगी। जनता ही क्या करेगी? शासन का संचालन करेगी। और जनता ही सरकार के प्रति, और सरकार जो है वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होगा। अब अगर हम बात करें लोकतंत्र की तो ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमें समझ में आ गया है कि लोकतंत्र क्या है? तो शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत जनता सरकार को चुनती है, शासन जनता ही संचालित करती है और सरकार जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। ऐसी शासन की व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। और ये दो तरीके की हो सकती है, पहली प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ मिलता है? स्विट्जरलैंड में। मतलब उसमें जनता ही सीधे सरकार के लिए या शासन चला रही है और जनता के प्रति ही सभी लोग जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है, जैसे हमारे यहाँ पर विधायक हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सांसद हैं। इन लोगों को जनता ने चुना, इनको चुन करके जनता ने भेजा। अब शासन कौन चला रहा है? ये लोग चला रहे हैं। नियम कौन बना रहा है? ये लोग बना रहे हैं। इन्हें किसने चुना है? तो जनता ने चुना है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहां जनता को कार्यकाल से पूर्व ही अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होता है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा? जनता
आज चाहे आज अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला ले, हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। एक समय होता है, 5 साल का कार्यकाल हमारे यहाँ पर विधायक का है, 5 साल का कार्यकाल हमारे यहाँ पर सांसद का है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल और मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी फिक्स होता है। उससे पहले उन्हें बुलाना बहुत मुश्किल काम है, वापस उन्हें बुलाना। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनेक शर्तें हैं और इन शर्तों के क्रियान्वयन, प्रश्न ये है कि आखिर लोकतंत्र की लोकप्रियता के क्या कारण है, लोकतंत्र की जगह अन्य प्रकार की शासन पद्धतियां आज क्यों लोकप्रिय नहीं रही हैं। अब जो लोकतंत्र है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है, जनता के द्वारा ही जनता का शासन होता है, लेकिन क्या विशेषताएं हैं लोकतंत्र की जो इसे इतना अच्छा बनाती हैं, इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। दूसरी बात, जो शासन की और व्यवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक, तो सबसे पहले लोकतंत्र क्या है, तो विश्व के विभिन्न देशों में शासन व्यवस्था के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब है कि जब राजा ही शासन करता है, जैसे पुराने समय में हमारे यहाँ भी होता था, चाहे वो मुगलों का काल रहा हो, चाहे उससे पहले गुप्ता जो आपके थे उनका काल रहा हो, या चंद्रगुप्त मौर्य का समय रहा हो, हमारे यहाँ पर बहुत सारे राजा रहे और उनका शासन रहता था। ऐसे शासन को बोलते हैं राजतंत्र। उसमें जनता नहीं बल्कि राजा शासन करता है और राजा के बाद उसका बेटा शासन करता है और उसके बेटे के बाद उसका बेटा शासन करता है। ऐसे शासन की व्यवस्था को हम बोलते हैं राजतंत्र। तो सैनिक तंत्र क्या होता है, जहां पर सैन्य जो बल है वो शासन करता है, उसके बनाए नियम के हिसाब से सारी की सारी जनता जो है वो चलती है, गवर्न होती है, उसे हम बोलते हैं सैनिक तंत्र। बहुत सारे देशों में हमें सैनिक तंत्र भी देखने को मिलता है और कहीं हमें साम्यवादी शासन व्यवस्था भी देखने को मिलती है, यानी सब बराबर, सारा कंट्रोल सरकार के पास में और सब को वो देख रही है अपने हिसाब से। इन सभी में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। यद्यपि सच्चे अर्थों में उसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं जिसमें शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये हम देख चुके हैं कि लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही संचालन जो है वो किया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करती है, जनता करती है, स्वयं बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से करती है। यानी लोकतंत्र वो है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता ही करती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से करती है और इसी आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाता है। यानी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है, यानी जनता प्रतिनिधियों को चुन रही है, लेकिन फिर भी वो हमें अलोकतांत्रिक देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की जितने भी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं हमें उनके यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। चुनाव जनता कर रही है लेकिन जनता पर रेस्ट्रिक्शन है, जनता पर प्रतिबंध है, जनता स्वतंत्र नहीं है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जनता के पास में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, हर बार एक ही एक ऑप्शन आता है, उसी को ही चुनना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अलोकतंत्रवाद को दिखाती हैं। दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे जिन देशों में राजतंत्र है वहां राजा ही प्रधान होता है, जनता गौण मौन रहती है, शासन वंशानुगत चलता रहता है। मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल है नेपाल में 2006 से पहले इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी, लेकिन अब वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया है, राजतंत्र हट गया है, अब लोकतंत्र आ गया है। 2008 से पहले पाकिस्तान में सैनिक तंत्र था, वहां पर सैनिकों का जो शासन है वो चलता था, लेकिन 2008 के बाद वहां पर राष्ट्रपति के पद पर आसिफ अली जरदारी को बनाया गया और प्रधानमंत्री के पद पर यूसुफ रजा गिलानी स्थापित होने के बाद अब पाकिस्तान क्या बन गया है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बन गया है। लेकिन वर्तमान में पाक में लोकतांत्रिक सरकार है जो बहुत परेशान अर्थव्यवस्था से जूझ रही है और उसको उबारने की बहुत तेज कोशिश कर रही है। नौ, जो चीन है, चीन में कैसी व्यवस्था है, कैसी सरकार है, साम्यवादी सरकार है। इसे भी हम लोकतांत्रिक सरकार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं।
यानी इसे क्यों नहीं रख सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार की श्रेणी में, क्योंकि यहाँ एक ही पार्टी है और वही पार्टी हर बार सरकार में आ जाती है और कोई पार्टी नहीं बनती, उसी पार्टी के लोग बार बार सरकार में आते रहते हैं, तो जनता के पास स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनने का मौका नहीं है, इसलिए वो लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। चीन में चुनाव भी होते हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ही उस पर नियंत्रण रखती है और बार बार वही लोग जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं। इस तरीके से वो लोकतंत्रवादी दिखाई तो देती है, लोकतांत्रिक दिखाई देती है, बट एक्चुअली में लोकतांत्रिक है नहीं, उसे अलोकतांत्रिक कहते हैं। नाउ ब्रिटेन और भारत की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहते हैं। हमारे यहाँ जो ब्रिटेन में है और भारत में है उसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनता ही प्रतिनिधियों को चुनती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उनके चुनाव में किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन, बाधा, कुछ भी प्रतिबंध नहीं होता है जनता के ऊपर। पूरे स्वतंत्र रूप से जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो सरकार को चलाते हैं और जनता को उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों देशों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं और चयन के लिए निर्वाचन होते हैं। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। जो भी 21 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है वो मत देगा, चाहे कोई भी हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेडी हो या जेंट्स हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी आय का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बस एक कंडीशन है कि वो 21 साल से ज्यादा होना चाहिए तो वो मत देगा। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन इन पर नहीं है। जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है उसे लोकतांत्रिक, और जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है उसे हम कहते हैं अलोकतांत्रिक व्यवस्था। तो अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी हो सकती है, हमने बहुत सारे उसके एग्जाम्पल देखे हैं। नाउ नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की देखी जाए तो क्या हो सकती है। लोकतंत्र जो शब्द है वो है डेमोक्रेसी। इसका हिंदी में अगर हम अर्थ देखें तो दो वर्ड है जिसके अंदर एक है डेमोस और दूसरा अर्थ है क्रेशिया। इसका अर्थ क्या होता है? जनता और शासन। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का शासन है। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है। देन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संप्रभुता जनता में ही निहित रहती है, यानी जनता ही सर्वे सर्वा होती है। वो चाहे तो किसी को बना सकती है, चाहे तो किसी को भी हटा सकती है। सारे डिसीजन, सारे निर्णय लेने की क्षमता किसमें होती है? जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता ही सरकारों को बनाती और गिराती है, उसके ही मत से विधायिका के सदस्य चुने जाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता तो पाई जाती है, लेकिन इसमें अभी आर्थिक लोकतंत्र का अभाव होता है। अभी आर्थिक रूप से हमारे यहाँ पर लोकतंत्र नहीं आया है। मतलब आर्थिक रूप से लोकतंत्र आने का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक अभी नहीं हुई है। नौ यह उसी प्रकार है जैसे कि किसी भी व्यक्ति को 5 स्टार होटल में जाने का अधिकार है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पर अभी गरीबी है। होटल खुले हुए हैं, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि उनके हमारे यहाँ पर गरीबी है, उनके पास पैसे नहीं है। ये भी देखने को मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है परंतु उसके पास साधन नहीं है। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के संविधान में जन सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, मौलिक भारत के संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिससे आर्थिक लोकतंत्र बहाल हो सके। बहरहाल हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे आर्थिक लोकतंत्र भी आ सके, यानी कि अर्थव्यवस्था में भी पूर्ण रूप से लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। नाउ लोकतंत्र की सार्थकता तभी है जब वह समता और अवसर की बराबरी में निहित रहे। यानी लोकतंत्र तब जरूरी है या तभी लोकतंत्र महत्वपूर्ण समझा जा सकता है जब समता और अवसर की बराबरी वहां पर हमें देखने को मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा, याद रखेंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है और
प्रथम विश्व युद्ध के बाद से एक आदर्श व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की लोकप्रियता की लहर फैल गई। यानी पहले विश्व युद्ध के बाद सभी देश ये चाहने लगे कि हर जगह लोकतंत्र हो, लोकतंत्र हो, लोकतंत्र हो। ठीक है, यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमें उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के समय को देखें तो यह घोषणा की गई कि विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही युद्ध लड़ा जा रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा ही इसलिए जा रहा था कि हर देश में, हर जगह पर क्या आ सके, जनता का शासन आ सके, राजतंत्र जो पहले था वो हट सके और लोकतंत्र स्थापित हो सके, जनता का शासन स्थापित हो सके, राज्य शासन हट सके। तभी तो सन 1921 में लॉर्ड ब्राइस की एक पुस्तक जो मॉडर्न डेमोक्रेसी प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने कहा कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा था। अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। यानी आज से 70 साल पहले, उस समय यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय पर 70 साल पहले भी अगर हम कहें तो लोकतंत्र किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि राजा क्या थे, प्रभावी थे, जिसकी वजह से लोकतंत्र का कोई भी अस्तित्व नहीं था। लेकिन अब जनता यह जान चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है और जनता चाहती है कि राजा हम पर शासन ना करे, हम अपने खुद के शासन से ही चलाए जाएं। ठीक है, धीरे धीरे लोकतंत्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा और समानता पर आधारित हो गया। लोकतंत्र इसीलिए अच्छा है, इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यह समानता, समता की बात करता है। चाहे वह आपकी राजनीतिक समानता हो, चाहे वह आपकी आर्थिक समानता हो, दोनों ही समानताओं की बात करता है लोकतंत्र। अब समानता का प्रवेश सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी होने से इस सिद्धांत को और प्रोत्साहन मिला। साम्यवादी सरकार जैसे चीन, सोवियत संघ नागरिकों को वास्तविक आर्थिक सुरक्षा ये सब तो दे रहे थे, लोकतंत्री व्यवस्था में भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनका समावेश करके सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया। अब जैसा हमने देखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है, अपने प्रतिनिधियों द्वारा नहीं। प्रतिनिधि नहीं चुने जाते, प्रत्यक्ष रूप से जनता ही क्या होती है, शासन करती है और शासन व्यवस्था में भाग लेती है। जनता स्वयं एक स्थान पर एकत्र होती है और शासन संबंधी नीति, योजनाओं, कानूनों का निर्माण करती है। अभी क्या होता है हमारे यहाँ पर, हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वे प्रतिनिधि संसद में बातचीत करते हैं और फिर नीतियों का निर्माण करते हैं। जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है, हम नहीं भेजते, जनता एक जगह इकट्ठी हो जाती है और लॉ आता है, नियम आता है और कहते हैं हाँ हमें ये नियम चाहिए। सब लोग बहुमत से बोलते हैं हाँ चाहिए, तो वो नियम आ जाता है। मना करते हैं तो वो नियम नहीं आता। जनता ही वाद विवाद में भाग लेती है, सरकारी पदाधिकारों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति प्राचीन काल में भारत में थी, यूनान में थी, रोम में प्रचलित थी, चीन में भी थी। लेकिन अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि अब जनता बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं। पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि जनता बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, राज्य बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से इतनी जनता को एकत्रित कर निर्णय लेना असंभव है। अनेक देशों में जनता उतनी शिक्षित नहीं है, राजनीतिक आर्थिक निर्माण ले सके या निर्णय ले सके। घोर विरोध और अराजकता की आशंका है, यानी कि जब निर्णय नहीं ले पाएंगे, डिसीजन नहीं हो पाएगा तो अराजकता फैलेगी, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, जिसकी वजह से कभी कोई सही निर्णय आ ही नहीं पाएगा। इसके साथ ही आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड के कुछ भागों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आप बना सकते हैं स्विट्जरलैंड। इसको आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ उपकरण हैं, जैसे कि जनमत संग्रह। सबको बुला लिया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, पूरी जनता इकट्ठी हो गई और उन्होंने सबने मत दे दिया कि भाई ये नियम आना चाहिए। यानी कि अगर कोई रेड लाइट का वायलेशन करे, रेड लाइट का नियम तोड़े, तो उस पे 100 रुपए पेनल्टी होनी चाहिए। अगर सबने कहा हाँ तो फिर वो नियम आ जाएगा। इस तरीके से वहां पे जनमत संग्रह होता है। प्रत्यावर्तन हो सकता है, लोक निर्णय हो सकता है, ये सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, वही है जिसमें शासन का वह स्वरूप जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा
शासन चलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ MP MLA, उनको हम चुन के भेजते हैं, वो कानून बनाते हैं और फिर उन कानूनों को हमारे यहाँ पर लागू किया जाता है। कानून बनाते हैं तथा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। नागरिक मताधिकार द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। निश्चित अवधि के लिए हम उनका निर्वाचन करते हैं। वही हमारी सारी चीजों को ले जाकर के विधानसभा या आपकी संसद उसमें रखते हैं और उन्हीं नियमों को हमारे यहाँ पर लागू किया जाता है और वहीं पर नियमों को बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि लोकतंत्र की आखिर क्या विशेषताएं हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं लोकतंत्र की हो सकती हैं। जैसे सबसे पहली बात कि जो लोकतंत्र है उसमें सरकार का कौन सा स्वरूप है, ठीक, कौन सा स्वरूप, किस तरीके का स्वरूप है सरकार का, इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो लोकतंत्र है उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे कि इस पद्धति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होता है और किसी के हाथ में नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, वहां पर जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि स्वयं जनता के हाथ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा और ऐसे को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था। ना दूसरा आता है इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित होना। लोकतंत्र के अंदर जो निर्वाचन है वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाती अगर हमारे यहाँ पर जो चुनाव है, जो निर्वाचन है वो निष्पक्ष नहीं होता, यानी कोई किसी के साथ में भी फेवर किया जा रहा होता और किसी एक व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार होता, बाकियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो अगर निर्वाचन की प्रणाली निष्पक्ष है और स्वतंत्र है तभी हम कहेंगे कि वहां पर लोकतंत्र है, अदरवाइज हम कहेंगे कि वहां पर अलोकतंत्रवाद है। जैसे हमने चीन का उदाहरण भी दिया कि एक ही पार्टी है, तो निर्वाचन के लिए आपके पास एक ही पार्टी हर बार कैसे, कई सारी पार्टियां होनी चाहिए, जनता को जो अच्छी लगे वो उसका चुनाव करे, तभी तो वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा, अदरवाइज वो स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा। ना जो तीसरी व्यवस्था है वो है लोकतंत्र का एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के सिद्धांत पर आधारित होना। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो तब लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाएगी यदि उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक ही वोट दे और उसके वोट का मोल भी एक ही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को तो एक वोट देने दिया जा रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसकी आय ज्यादा है, जिसकी उम्र ज्यादा है, या महिला को एक वोट दिया जा रहा है लेकिन पुरुषों को 2 वोट देने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ महिला के एक वोट की कीमत एक ही है जबकि पुरुष के एक वोट की कीमत 2 हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर स्थापित नहीं है, वो अलोकतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है। बहुत सारे जगहों में, जैसे सऊदी अरब का यहाँ पे दिया हुआ है 2015 तक वहां पर महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। हालांकि वहां पर प्रतिनिधियों का चुनाव निर्वाचन के थ्रू होता था, लेकिन फिर भी हम नहीं कह सकते कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ना चौथा और अंतिम अगर हम कहें तो ये है, इसमें विधि के शासन और नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होता है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो शासन है, जिसमें जो गवर्नेंस है, जो शासन चलता है वो लॉ के हिसाब से चलता है। सब अपने मन से कोई भी शासन नहीं चला सकता, किसी भी तरीके का शासन नहीं चलाया जा सकता। शासन के लिए एक लॉ होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, उस कानून के हिसाब से ही शासन चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे जो नागरिकों के अधिकार होते हैं जिन्हें हम जनरली सामान्य तौर पर मौलिक अधिकार कहते हैं, उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है। यानी शासन चलाने वाली सरकार नागरिकों के अधिकारों के साथ में कुछ भी उनका हनन नहीं कर सकती है, ये बात और हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, किसके अंदर, हमें मिलती हैं लोकतंत्र के अंदर में। बहुत सारे उदाहरण जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। जिम्बाब्वे की सरकार का उदाहरण दिया गया है जहाँ पर मुगाबे बार बार राष्ट्रपति बनते जाते हैं क्योंकि वो फेवरेट
फेवरिज्म करते हैं, यानी कि जो लोग हैं, जो जनता है उसको अपनी तरफ करते हैं किसी तरीके से, और जो निर्वाचन है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये नहीं होता आपका लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, अब ना सवाल ये उठता है कि भाई लोकतंत्र ही क्यों, ऐसा क्या है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र ही व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जा रही है। जब बात होती है शासन व्यवस्था की, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सबसे अच्छी क्यों मानी जा रही है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन है, जनता पर ही शासन किया जा रहा है। और लोकतंत्र किस पर बेस्ड है, किस पर निर्भर कर रहा है, जनता पर ही निर्भर कर रहा है। तो क्योंकि जनता पर ही शासन किया जा रहा है और जनता ही शासन चला रही है लोकतंत्र में, इसीलिए लोकतंत्र सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा प्रभावी शासन की व्यवस्था है आज की डेट में। ठीक, नौ लोकप्रिय एवं स्थायी शासन देती है। जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है, लोग इसे पसंद करते हैं। और दूसरी बात, ये एक स्थायी शासन देती है, इसमें जल्दी से शासन खत्म नहीं होता या शासन में अस्थायित्व नहीं आता है, इसलिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। तो जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो समानता भी लेकर के आती है, इक्वेलिटी लाती है, और स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम भी लेकर के आती है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था मुख्य रूप से स्वतंत्रता पर ध्यान देती है, चाहे वह स्वतंत्रता राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, यानी कि समाज में सब एक है। जब वोट देने की बात आती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो सबको मत देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो वो क्या ला रहा है, इक्वालिटी, समानता ला रहा है और स्वतंत्रता भी लेकर के आ रहा है। और क्योंकि समानता और स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र इसको क्या करता है, फॉलो करता है, इसको मानता है। नाउ नेक्स्ट है, जन कल्याण की पोषक है, यानी जनता के कल्याण के लिए अगर कोई व्यवस्था शासन की सबसे बेहतर मानी जाती है तो वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था। जनता का पोषण करती है, जनता के पोषण के लिए, जन कल्याण का पोषण करती है, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए काम करती है लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्योंकि जनता ही शासन कर रही है, इसीलिए ये जनता के कल्याण का बात करती है, इसीलिए ये अच्छी व्यवस्था है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद ये क्या लाती है, राजनीतिक जागृति लाती है। भाई जनता शासन जब करेगी, जनता जब शासन करेगी, जनता जब निर्णय लेगी, नीति निर्माण जब जनता के द्वारा किया जाएगा, तो जनता में राजनीतिक जागृति भी आएगी। जनता समझेगी कि राजनीति क्यों जरूरी है, किस लिए हमें वोट देना। जैसे वोट देने की अगर शक्ति लोकतंत्र के अंदर, वोट देने की आपकी जैसे ही उम्र होती है, 21 साल की उम्र होती है, आप में एक राजनीतिक जागृति आ जाती है कि इस बार हम वोट देने के लिए जाएंगे, किसे वोट दें, ये भी आप सर्च करना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। सो इस तरीके से राजनीतिक जागृति बहुत जरूरी है। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास, जब आप अपने यहाँ के शासन में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं, और वो मौका कौन देता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देती है जनता को अपने यहाँ के शासन में भागीदारी करने की व्यवस्था या भागीदारी करने का अवसर देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। जब जनता भागीदारी करती है तो जनता में राष्ट्रीयता की भावना आती है, अपना देश, मेरा देश, देशभक्ति की भावना उसमें और मजबूत होती है ना। राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं रहता। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो सामाजिक क्रांति नहीं होगी, क्योंकि समानता है, समानता है सब में। तो क्रांति कब होती है, समाज में क्रांति कब होती है, जब असमानता होती है, तभी लड़ाइयाँ होती हैं। राजनीतिक लड़ाई हो या सामाजिक लड़ाई हो, तभी होगी जब असमानता होगी, जब स्वतंत्रता नहीं होगी। तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता दे रही है, स्वतंत्रता दे रही है, किसमें, समाज में, तो फिर उसकी लड़ाइयाँ, उसके भय नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र के कुछ दोष भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं लोकतंत्र की, जिसकी वजह से लोकतंत्र को अच्छा नहीं माना जाता। लोकतंत्र में अयोग्यों की पूजा होती है। अयोग्य का मतलब है, देखिए लोकतंत्र के अंदर हमने जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजा,
जनता को अच्छा लगा, लेकिन जनता नहीं जानती कि वो योग्य है या वो अयोग्य है, उसकी पूजा होने लगती है। ठीक, बहुत बार आप लोग ऐसा देखते भी होंगे, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो विधायक हैं या आपके सांसद हैं, उनमें हम अक्सर ये देखते हैं कि वो उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको उतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको उनके आगे नतमस्तक होना पड़ता है। ठीक, तो ये दिक्कत आती है। साहित्य, कला एवं संस्कृति का विरोधी है, तो जो आपका लोकतंत्र है वो साहित्य, कला और संस्कृति का विरोधी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही काम कर रही है, तो वो साहित्य को, कला को और संस्कृति को उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दे पाती। दलगत बुराइयां होती हैं, एक दल दूसरे दल की बहुत बुराइयां करता है, उन पर अजीब अजीब तरीके की टिप्पणियां करता है, ये सब आप देख ही रहे हैं। समय और धन का अपव्यय होता है, टाइम भी खराब होता है और पैसा भी खराब होता है, उसका अपव्यय होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि इतनी सारी जनता है, सबको एक ही निर्णय पर आने में बहुत वक्त लग जाता है, बार बार फिर इकट्ठे होते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, समय भी खराब होता है, एक नियम लाने के लिए समय भी बहुत खराब होता है और धन भी बेकार होता है, क्योंकि जब हर बार आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो अपना काम धंधा सब छोड़ करके आएंगे, तो जो भी काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक क्या होगा, लॉस होगा ना। धनवानों की प्रबलता रहती है इसके अंदर, जो अमीर लोग होते हैं उनकी प्रबलता रहती है ना। अनुत्तरदायी शासन होता है, कोई उत्तरदायी शासन नहीं है भाई, किसके प्रति उत्तरदायी, कोई होना तो चाहिए जिसके प्रति उत्तरदायी। जनता ही निर्णय ले रही है और जनता ही स्वयं के प्रति उत्तरदायी, कैसे संभव है ना। नेक्स्ट कोर्स, कोरा आदर्शवाद। जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोरे आदर्शवाद पर है, यानी आइडियलिज्म पर ये बात करती है, बाकी रियल में कुछ नहीं होता, संभव ही नहीं है यथार्थ में इसको लेकर के आ पाना ना। अंध व्यक्ति बहुत ज्यादा देखी जाती है, जैसे कि हम आजकल भी देखते हैं, किसी एक नेता के प्रति जनता का झुकाव बहुत ज्यादा हो जाता है और थोड़े समय के बाद हमें ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि वही नेता क्या हो गया है, तानाशाह हो गया है, क्योंकि हमने उसे बहुत सारी शक्तियां दे दी हैं, उसके पीछे भाग करके उसको हमने तानाशाह बना दिया और वो हमारा शोषण करता रहता है ना। सर्वोत्तम शासन के रूप में लोकतंत्र, इसलिए अगर हम कहें तो लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन के रूप में आ सकता है, बट फिर भी हम कुछ बहुत सारी कमियां जो है वो लोकतंत्र के अंदर देखते ही देखते हैं। अब लोकतंत्र का मूल रूप में बड़ा अर्थ क्या है, तो लोकतंत्र ऐसा दर्शन है या लोकतंत्र ऐसी शासन की व्यवस्था है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और आपका लोक राजनीतिक तीनों तरीके की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र अच्छा बन सकता है, बहुत बढ़िया बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जब लोकतंत्र को अच्छा बनाया जाए। लोकतंत्र में हमने देखा फायदे कई हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, तो फायदे और नुकसान को अपनी अपनी जगह पर रखते हुए कैसे हम एक लोकतांत्रिक सरकार को एक बेहतर सरकार बना सकते हैं, जिससे कि उसके फायदे बढ़ जाएं और उसके जो नुकसान है वो कम हो जाए। पहली बात जो हम इसमें ध्यान रखें वो ये है कि स्वस्थ और सच्चा जनमत होना चाहिए, यानी जनता हेल्दी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। जो कैंडिडेट, जो प्रतिनिधि सही है वाकई में, उसको चूज किया जाए बिना किसी धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर अपनी सोच बना करके। अगर कोई दलित जाति का भी है लेकिन उसमें क्वालिटी है, वो अच्छा है अगर प्रतिनिधि, तो उसको चुना जाए, ना कि यह देख करके कि वो दलित वर्ग का है। तब जाकर के जो लोकतंत्र है वो बेहतर लोकतंत्र बन सकता है ना। दूसरा कर सकते हैं स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो छोटे लेवल पर है, स्थानीय लेवल पर है, वहां पे स्वशासन की व्यवस्था दे दी जाए, अपने शासन की व्यवस्था दे दी जाए, यानी वो लोग खुद वहां पे शासन करें, जनता खुद शासन करे, तो जनता समझ पाएगी कि भाई शासन की कैसी व्यवस्था हो सकती है। तब जाकर के लोकतंत्र को और बेहतर किया जा सकता है। देन राजनीतिक जागृति लाई जाए उनके अंदर, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके, जैसे बहुत से लोग वोट देने के लिए नहीं जाते, अब जब कम लोग वोट देते हैं तो ना चाहते हुए भी वो व्यक्ति, मतलब हम नहीं चाहते उस व्यक्ति या वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, मे बी तानाशाह हो सकता है, वो व्यक्ति जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कम वोट दिए गए हैं। तो हमें राजनीतिक जागृति भी फैलाने की जरूरत है कि भाई 4-6 लोगों के
लोकतंत्र में हिस्सा लेने से कुछ नहीं होगा। जनता मतलब पूरी जनता, सबको भागीदारी करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में सब आस्था रखें, कुछ ऐसा ना हो कि भाई लोकतंत्र में अगर कभी कोई कमी हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है शासन में, तो लोग उससे अपना मोह भंग कर दें, उसको सुधारने का प्रयास करें और पता लगाएं कि भाई ऐसी क्या बात है, क्या गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से लोकतंत्र खराब हुआ है, उसको दूर करके उसको फिर से सुधारा जाए, ना कि उसमें से आस्था को खत्म कर दें, उस पर विश्वास करना छोड़ दें। नागरिकों की सच्चरिता सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नागरिक हैं वो सही का साथ दें, सही और गलत की पहचान करने की उनमें विवेक होना चाहिए, तभी जाकर के लोकतंत्र बेहतर लोकतंत्र हो सकता है। जनता शिक्षित होनी चाहिए भाई, और ये संभव कब है, जब जनता पढ़ी लिखी होगी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, सही लोकतांत्रिक व्यवस्था तब हो सकती है जब जनता शिक्षित होगी। आर्थिक समानता लाने की बात करें और सामाजिक समानता भी लाने का प्रयास किया जाए समाज के अंदर, तब जाकर के ही लोकतांत्रिक व्यवस्था सही मायनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में शासन कर सकती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्नों पर, जल्दी से प्रश्न देख लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, फटाफट से देखते हैं। लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो भाई जनता में। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, स्विट्जरलैंड में, हमने देखा। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की कार्यवाही की, तो 1999 में सैनिक तख्ता पलट हुआ और उसके बाद में लोकतंत्र वहां पर स्थापित हुआ। लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था सही नहीं है, तो भ्रष्टाचार नहीं होता है, यानी कि अधिक अधिकार प्रदान करता है, जनता की भागीदारी होती है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये सही नहीं है। लोकतंत्र किसको प्रोत्साहन देता है, तो निजी संपत्ति को प्रोत्साहन देता है, जनता के धन के अपव्यय को प्रोत्साहन देता है, भ्रष्टाचार को भी देता है। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार 2015 में मिला। जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली, तो 1980 में मिली। मुगाबे जो हमने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति देखे थे, उन्हें 2017 में उनके पद से हटा दिया गया। चीन में 58-61 के दौरान विश्व का सबसे भयावह अकाल पड़ा, कितने लोग मारे गए, तो लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। साम्यवादी व्यवस्था थी चीन के अंदर। 9, कौन सा एक लोकतंत्र का गुण नहीं है, तो धनवानों की प्रबलता लोकतंत्र में नहीं होती। डेमोक्रेशिया शब्द किस भाषा से संबंधित है, यूनानी शब्द से संबंधित है। कौन सा तर्क लोकतंत्र के अर्थ के विपरीत है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए शासन है, यस है। लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाता है, यस। लोकतंत्र में एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, नहीं। हमने कहा था लोकतंत्र धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करता, सबको सम्मिलित किया जाता है लोकतंत्र में। जिन देशों में राजतंत्र है वहां राजा ही प्रधान होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने दिया था। 1921 में लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी प्रकाशित हुई थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, लोक निर्णय, सभी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धति सभी में थी, भारत में भी थी, चीन में भी थी, यूनान में भी थी, मतलब जनता तब कम थी तो सबको इकट्ठा कर लिया जाता था। सभा और समिति का कॉन्सेप्ट था इंडिया के अंदर, जो ऋग वैदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है वहां पर। जनरल मुशर्रफ ने अगस्त में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया 2002 में। मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है और यूएसए के अंदर हर 4 वर्ष में। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री के चुनने के लिए लगभग 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के लिए भी 5 वर्ष होता है। नाउ फिर छोटे क्वेश्चंस हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक बार आप लोग देख लेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर दोबारा से फिर हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।